Hello and welcome to Ready Podcast. Today we have a very special guest with us. He is a young actor who made his mark across television, OTT, and cinema. You have seen him in Mardani 2, Salam Venki, and one of my favorite films of last year, Homebound. He is none other than Vishal Jeka. थैंक Hello यू। Vishal, came cho? मज़ा તમે કેમ છો? મજા, हाँ। सो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका लास्ट ईयर कैसा रहा 2025 बोथ फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर पर्सनल लाइफ। लास्ट ईयर और इस साल की शुरुआत में मैं हवा में उड़ रहा था। पूरे पिछले पूरे साल मैंने बहुत ट्रैवल किया और आधे से ज़्यादा समय शायद फ्लाइट में ही उड़ रहा था। बट मेरा पिछला साल बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत मायनों में जीवन में बदलाव आए। एज़ अ पर्सन भी हो या एज़ एन एक्टर हो, जीवन में करियर ग्राफ हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अगर कुछ एलिवेशन मिला हो, कुछ एक पोज़ीशन मिला हो, तो लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है। हालाँकि मैं अपने आप को हमेशा ही एक सक्सेसफुल एक्टर मानता हूँ, जब से मैंने अपना जो खुद को टारगेट दिया था कि मैं इस जगह पे पहुँचूँगा। जब मैं महाराणा प्रताप करता था इन 2014, तो तब मैं थोड़ा-थोड़ा पॉपुलर होने लगा था। तो तब से मैं अपने आप को सक्सेसफुल एक्टर मानता हूँ। बट ये जो बोनस मिला है मुझे लास्ट ईयर, अ, बहुत मतलब आई एम गेटिंग समथिंग मोर देन आई एक्सपेक्टेड, मोर देन आई डिज़ायर्ड एंड समटाइम्स आई फील मोर देन आई डिज़र्व ऑल्सो। एंड होमबाउंड के प्रमोशन के दौरान आप काफ़ी दिग्गज लोगों से मिले, जी, उसमें से एक थे मार्टिन यस, स्कॉर्सेज़े। यस। तो एक पिक्चर जो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे, जहाँ पे आप आपके डायरेक्टर नीरज गेवान और ईशान कपूर उनसे बात कर रहे हैं। जी। मुझे वो मोमेंट के बीटीएस के बारे में बताइए कि जब आपको पता चला कि उनसे मिलना है, जब आप जी, उनसे मिले? जी। तो मार्टिन सर फ़िल्म के साथ एसोसिएटेड है, ये बात हमें फ़िल्म जब शुरू कर रहे थे आस-पास में समझ में आ गई थी, पता चल गई थी। उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, कितना है, ये सब नीरज सर को पता था, हमको कम चीज़ें पता थी क्योंकि वो उनके टच में रहते थे। बट फिर जैसे-जैसे हमारी फ़िल्म कंप्लीट हुई और एडिट प्रोसेस हुआ एंड देन अम हमें समझ में आने लगा कि सर का इन्वॉल्वमेंट फ़िल्म को लेके क्या था, उन्होंने फ़िल्म देखी और उनको कैसे पसंद आई, उनके फीडबैक क्या रहे। बट जहाँ हम न्यूयॉर्क में, जैसे आपने ये बात कही, न्यूयॉर्क में जब हम अपने कैंपेन की शुरुआत कर रहे थे, तो फर्स्ट डे हमें पता चला कि मतलब हमारा प्लान था कि फर्स्ट डे हम मार्टिन सर के साथ हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद नीरज सर और मार्टिन सर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होगी फ़िल्म को लेकर, ऑस्कर को लेकर। अब वो दिन सबके लिए बहुत बड़ा था क्योंकि मार्टिन सर लेजेंडरी लिविंग लेजेंड है और मतलब बहुत बड़ी हस्ती है वो। और मुझे पता है, मुझे जितनी अहमियत पता है मार्टिन सर की, उससे कहीं गुना ज़्यादा नीरज सर को, ईशान को, इन सबको पता है क्योंकि उन्होंने और ज़्यादा सिनेमा देखा है और ज़्यादा उनको मालूमात है बहुत सारी चीज़ों की। जब मार्टिन सर आने वाले थे, तो मुझे पता है माहौल एकदम ऐसा टेंस था, थोड़े सब लोग घबराए हुए थे, नर्वस थे और नर्वस होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ऑफ कोर्स। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही हेल्दी चीज़ है, टोटली फाइन। ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि हम अपने काम को लेकर सीरियस हैं। इट डज़ मीन दैट। अम, तो हाँ, तो वहाँ पे सब बहुत ही हाँ, नर्वस थे और और माहौल ऐसा बना था कि अभी सर आने वाले हैं, थोड़ी देर में, कितना टाइम लगेगा? ऐसी सब बातें होने लगी। और फिर प्लान था कि पहले नीरज सर जाएँगे और एक रूम में मार्टिन सर को मिलेंगे एंड देन आफ्टर अ पॉइंट ही विल कॉल अस। तो नीरज सर अंदर गए और देखा उन्हें और शायद वो तुरंत बाहर आ गए, बोले कि आ जाओ तुम लोग, सब लोग भी आ जाओ। तो हम सब लोग गए, मार्टिन सर बैठे और हम सब उनको घेरा बना के बैठ गए। हम सब बातें कर रहे हैं फ़िल्म को लेकर। इनफैक्ट मैं और बाकी बहुत सारे लोग, एक्चुअली हम सब कम बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे बिकॉज़ एनीवे इट्स अ गुड थिंग कि जब कोई सीनियर हो और उनसे हमें बात सुननी चाहिए, ना कि उनके सामने जाके हम अपनी बातें सारी रख दें। उन्होंने अपने जीवन के कुछ किस्से बताए। अम, नीरज सर ने कुछ अपनी बातें बताई, फिर भी वो थोड़े क्वाइट थे। ईशान बात कर रहा था कुछ और बाद में फ़ोटो सेशन होना था। हमारा ये प्लान में ही था कि हम सब फ़ोटो करेंगे सर के साथ और वहाँ पे पहले ग्रुप फ़ोटो हुई, हर एक लोगों की फ़ोटो हुई और सोलो-सोलो फ़ोटोज़ थी। तो आई थॉट कि एक काम करता हूँ मैं, मौका मिला है तो मौके पे चौका मार देता हूँ और पूछ लेता हूँ।
पहले तो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन था कि इतने बड़े लेजेंडरी को अगर मैं पूछ रहा हूँ कि सर हाथ हाथ ऐसे जोड़ के नमस्ते करते हुए फ़ोटो खींच सकते हैं? मैं पूछूँगा और मना कर दिया तो? पर मैंने सोचा यार रिस्क ना लेना ज़्यादा बड़ा फेलियर है देन रिस्क लेके फेल होना। तो आपने पूछ लिया उनसे। तो मैंने सोचा पूछ तो लेता हूँ, क्या होगा? मना कर देंगे। तो इतना रिस्क ले लिया मैंने। सर कुड यू प्लीज़ डू नमस्ते विथ मी? उन्होंने येस बोल दिया। मैं बोला वाह वाह! भाई! ये तो मज़ा ही आ गया। तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो पता चलता है कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। हम दरवाज़ा खटखटाते ही नहीं है और यही समझ लेते हैं कि शायद ये दरवाज़ा कभी खुलेगा ही नहीं, तो अपॉर्च्युनिटी कभी आएगी ही नहीं, तो कभी-कभी थोड़ी क्रिएट भी करनी पड़ती है आपको। मैंने पूछा, सर ने बोला व्हाई नॉट? मैंने नमस्ते किया, फ़ोटो वायरल हो गई। एंड सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर यार। हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, या इंडियन फ़िल्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और एक छोटा जेस्चर अगर मैं कर सकूँ तो मुझे लगा ये तो मज़ेदार चीज़ है और मैंने पूछा, सर ने हाँ बोल दिया और निकल पड़ी। एंड इज़ इट ट्रू कि आप पहले थोड़ा नर्वस थे ये इंटरनेशनल टूर करने के पहले? हाँ, बहुत, ऐसा क्यों? बहुत। क्योंकि कभी मैं ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री घूमा नहीं था, तो मुझे लगता था सब चीज़ नई है। मुझे अंग्रेज़ी मेरी अंग्रेज़ी खराब नहीं है, बट मेरी अंग्रेज़ी उतनी पॉलिश्ड नहीं है और मेरा अंग्रेज़ी का बेसिक टूटा-फूटा है। एडवांस जब कोई बात करता है, तो वो सुन-सुन के सीख लिया है मैंने, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं कॉमन। बट जब वो डिटेलिंग की बात और ऐसी थोड़ी पॉशनेस के साथ बोलने की बात आती है, वो उसमें मैं फँस जाता हूँ और फँस सकता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। पर इस चीज़ को लेकर मैं उसे एक्सेप्ट अपने आप को कर नहीं पाता था कि इट इज़ ओके और मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ये जमता नहीं था, मुझे ये लगता था कि मुझे आती नहीं है चीज़ें, मैं कम समझता था अपने आप को। तो मुझे बहुत घबराहट होती थी कि वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ सारे ए लिस्टर्स हैं और सारे लोग वेल ग्रूम्ड है, हर चीज़ों को लेकर, सबने दुनिया देखी है, मैं अकेला ही हूँ जिसने कुछ नहीं देखा। अब मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? मुझे कुछ चीज़ें नहीं आई, मुझे वो डर लगता था, फ़ियर ऑफ अननोन होता है ना वो, कि अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? उसके ओवरथिंकिंग पे क्वेश्चन मार्क कर करके डरता था मैं। फिर नीरज सर से मैंने बात की, सर क्या करूँ मैं? अंग्रेज़ी में बात करूँ या नहीं करूँ या क्या है? बोलते वो अंग्रेज़ी की बात नहीं है, तू अपने आप को एक्सेप्ट कर और तू जैसा है वैसा दिखा। तो यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि तूने ऐसा काम किया है और वहाँ पे लोगों लोगों ने तुझे बुलाया इसलिए क्योंकि तूने ऐसा काम किया है। तू किसी से कम नहीं है और कुछ बनने की कोशिश मत कर। बोला सही है। मैंने एक बार जाह्नवी से भी बात की थी, तब हमारी भी यही बात हुई थी। उसने भी मुझे यही कहा कि जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। ईशान से बात की कि तू लैंग्वेज में कहाँ फँसा है? लैंग्वेज से बाहर निकल, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो सभी लोगों की ये बात थी और जब नीरज सर से बात हुई तब तक तो ठीक था। नीरज सर ने कहा कि जैसे चंदन कुमार फ़िल्म में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फ़िल्म ही इज़ एबल टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ। बोलता है इसको तू वैसे ही देख। तो मैंने वैसे रिलेट करने की कोशिश की और पता नहीं कुछ 2-3 घंटे के बाद मैंने ऐसा सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं यही हूँ। और मैं जैसा था वैसा था, मैं वैसे ही अपने आप को दिखाने लगा, तो एक अलग तरीके का एनलाइटनमेंट और लिबरेट हो गया मैं। सही है। जी, एंड होमोन आपने अभी तक कितनी बार देखी है? और ओटीटी होमोन पे घर पे बैठ के नहीं, ऑडियंस के साथ फुल थिएटर में? तो ओटीटी पे तो देखी ही नहीं है मैंने अभी तक। ओके। क्योंकि होमबाउंड हमने जहाँ-जहाँ प्रीमियर किए फ़िल्म के वहाँ देखी। सबसे पहले कैन में देखी थी, उससे पहले हमने देखी सबसे पहले धर्मा ऑफ़िस में देखी थी, मैंने और ईशान ने। उसके बाद कैन में देखी थी हमने, सबके साथ वो दी बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारा। फिर हमने टिफ़ में देखी और प्रीमियर पे देखी हमारे फ़िल्म के इंडिया में जाए तो 4-5 बार फ़िल्म देखी है जहाँ हमने। 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन हुआ वो था। कैन में मिला था कैन में हुआ हमको, था, राइट? वो बहुत बड़ा मोमेंट था। जी। ऑसम। एंड जब आप खुद को देखते हो स्क्रीन पे, तो आप एनालाइज़ करते हो कि मेरा परफॉर्मेंस, या मतलब होता है ना हुँ, खुद को देखना, हाँ। आप कुछ गलतियाँ निकालते हो उस परफॉर्मेंस में, हाँ, हाँ। तो थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड होता है? हाँ, मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि ये मैंने अच्छा किया, ये बुरा किया, यहाँ पे मैं थोड़ा ज़ोन्ड आउट लग रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, थोड़ा एनालाइज़ करता हूँ। एट द सेम टाइम पता नहीं एक अजीब मेरी एक चीज़ है। अ, जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मैं जो परफ़ॉर्म कर रहा हूँ वो उसके साथ मैं चलते रहता हूँ। बहुत अजीब-सी चीज़ है, मैं ऐसा करता हूँ। एंड जो भी आपके अभी तक कैरेक्टर्स रहे, वो काफ़ी इंटेंस रहे। जी। मतलब उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा लाइट हार्टेड ऐसा कैरेक्टर नहीं रहा। हुँ, हुँ। तो आर यू लाइक अ स्विच ऑन और स्विच ऑफ एक्टर, और जब आप या बहुत ज़्यादा प्रेप में बिलीव करते हो?
तो एक्टिंग की डेफिनेशन और परफॉर्म करने की डेफिनेशन, उसका प्रोसेस मेरा बहुत बदलता रहा है हमेशा। मैंने जब गुरुजी से सीखा था, तब हमें ये बताया था कि एक्टिंग आई एम सॉरी, गुरुजी एज़ इन? हाँ, मेरे गुरुजी जिनके पास मैंने एक्टिंग सीखी थी, उनका नाम है शोएब खान सर। और उन्होंने मुझे बहुत एक पहले तो एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। मैं बहुत बिगड़ैल बच्चा था। तो उन्होंने मुझे पहले एक राह दिखाई कि आप अच्छे एक्टर से बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनो। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस सिखाई धीरे-धीरे, तो ही टोल्ड मी कि एक्टिंग है बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन, ये तीनों का मिक्सचर है एक्टिंग। ओके। फिर धीरे-धीरे मैं काम करते गया, मेरी डेफिनेशन थोड़ी बदली। मेरी डेफिनेशन बदली कि विजुअलाइज़ेशन एंड देन प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं जब परफॉर्म करता था तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था तो मैं कुछ विजुअलाइज़ करता था। ओके, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। और मैं एक समय पे इतना पक्का बन गया था कि मैं जो विजुअलाइज़ करता था वो एग्ज़ैक्टली सेम वैसे परफ़ॉर्म कर पाता था। क्योंकि मैं इतना एवरीडे काम करता था, तो मेरा क्राफ़्ट उतना लेवल का परफ़ेक्ट हो गया था। देन धीरे-धीरे मैंने जब आगे बढ़ के और लोगों से सुना, तब मुझे पता चला कैरेक्टराइज़ेशन क्या होता है, किरदार के अंदर जीना, किरदार के बारे में जानना, उसकी बैक स्टोरी बनाना, ये सब कैसे करता है। तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ माय प्रैक्टिस और और लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस क्या रहा है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मैंने कितना समय दिया है, तो वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ डायरेक्टर के विज़न को और उनके प्रोसेस को फ़ॉलो करूँ। उससे क्या होता है, मैं हर बार सेम नहीं करता। हुँ, हुँ। अगर मेरा एक प्रोसेस है और मैं उसमें रिजिड हूँ और किसी डायरेक्टर को कुछ अलग चीज़ चाहिए, तो क्या होता है कि वो मैच नहीं करता और मैं सेम चीज़ परफ़ॉर्म करूँगा हर बार, क्योंकि मेरा एकदम सेम प्रोसेस, हर एक चीज़ सेम, तो वो कहीं न कहीं सिमिलैरिटी दिख जाएगी। मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टर के कहने के हिसाब से करो, तो आप एनीवे कुछ नया सीख रहे हो और एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और बस मुझे ऐसा लगता है वो नया सीखने की भूख उसमें हो जाती है, और मुझे पता चलता है कि जिनके पास विजन है, जिसने पहले फिल्म देख ली है, जिसने पहले फिल्म बना ली है, उसको मैं ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, क्योंकि एनीवे हम एट लास्ट हम डायरेक्टर के विजन को ही हुँ, हुँ। जीवन दे रहे होते हैं। तो मेरा ये प्रोसेस है हुँ, हुँ। इन दिनों का, क्या पता कल उठ के वापस मैं बदल जाऊं। हाँ, क्योंकि मर्दानी 2 के दौरान जहाँ पे आपने इतना आइकॉनिक विलेन प्ले किया था, सनी हम्म। उसका नाम था, राइट? कैरेक्टर का नाम? यस। तो उसमें आपने वो टाइम पे कहा था कि आप यू यूज्ड टू लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम हम्म। जस्ट टू गेट इंटू दैट डार्क साइकी। हम्म। तो अभी आपका प्रोसेस सेम रह होगा या कुछ अलग? नहीं, हर किरदार की डिमांड अलग है। अबे सनी ऐसा नेगेटिव किरदार था और मुझे नहीं पता था रूम में लॉक करके क्या करना था, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बैठ के, मुझे पता नहीं था। तो मुझे वर्कशॉप ट्रेनर ने जो-जो चीज़ें बताई, मैंने वो सारी चीज़ें की और बहुत सारे वर्कशॉप किए। और हर बार रूम में लॉक करके मैं करूँगा क्या अपने आप को? मतलब क्या क्या करूँगा मैं? तो कैरेक्टर के हिसाब से तो होती है चीज़ें। कैरेक्टर के हिसाब से अभी होमबाउंड में सर चाहते थे कि जैसे मर्दानी का प्रोसेस और बाकी, जैसे मर्दानी का प्रोसेस ये था हमारा, अम कि अ, किरदार कितना डार्क है, तो डार्क ज़ोन में जाने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो? सोचो कि सनी क्या सोचता होगा? सनी को एक एनिमल के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। ये हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी बातें, अम, और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लेवल से शायद ज़्यादा डीप, ओके? तो एक वो उनका प्रोसेस था कि रूम में बंद करो, सोचो, उसमें थॉट देना था, उसके अंदर घुसना था, किरदार के अंदर घुसना था। उसके बाद मैंने किया सलाम वेंकी। वहाँ पे क्या था, रेवती मैम ने डायरेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि इंस्टिंक्टिव रहो। उस मोमेंट पे आप आओ, काजोल मैम भी बहुत सारी चीज़ें लेके आएँगे सेट पे, आप भी लेके आओ और वहाँ पे आपको मोमेंट पे जो फ़ील होता है वो करो। बहुत ज़्यादा प्रेप करके मत आओ। तो वहाँ पे मैं अपने आप को मोल्ड करता था कि इट्स ओके, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही आओ। मैं ये किया। होमबाउंड में सर चाहते थे कि आप किरदार को जियो, सिर्फ़ क्राफ्ट लेवल पे परफ़ॉर्म मत करो। उनको चाहिए था कि हम गाँव-गाँव जाएँ, लोगों से बात करें, उनसे उनका एक्सपीरियंस निकालें, हमारे फ़िल्म सब्जेक्ट है उसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएँ। तो उनका ये प्रोसेस था, तो मैं बदलता हूँ। मैं हमेशा, मुझे यही मज़ा आता है कि मैं कच्ची मिट्टी की तरह रहूँ और जिसमें पानी डाल दो, आपको जैसे आपको जे जो आप बोलो वैसा करूँगा मैं। तो मेरा सिंपल थोड़ा सो वैसा यू आर अ फंडा है। डायरेक्टर्स एक्टर। हाँ, डायरेक्टर्स एक्टर मज़ा आता है मुझे उसमें रहने में। हाँ, वरना मैं अपनी दिशा भूल जाता हूँ।
एंड होमबाउंड के दौरान आई थिंक नीरज गेवन सर ने आपको एक ईशान के साथ एक आई थिंक केमिस्ट्री बिल्डिंग के लिए हुँ। कोई टेस्ट था, तो उसके बाद वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे साउंड किया था। अम, व्हाट वाज़ दैट लाइक? अम, तो एक टेस्ट के लिए हमें मतलब जब ईशान तो ऑलरेडी फ़िल्म में था, उसकी कास्टिंग हो गई थी, वो लॉक था फ़िल्म के लिए। मैं ऑडिशन कर रहा था और फाइनली ऐसा देखना था कि क्या विशाल और ईशान ऑन स्क्रीन साथ में सही केमिस्ट्री बैठ रही है इन दोनों की। तो उसके लिए मुझे पहले बुलाया गया और हम दोनों ने साथ में स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर हमने परफॉर्म करने की कोशिश की और उन्होंने रिकॉर्ड किया एंड देन इट वेंट वेल। उनको लगा कि ही इज़ परफेक्ट फिट फॉर चंदन और ये दोनों सही लग रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो उन्होंने लॉक किया। बट एक और था, आप जो पूछ रहे हैं, आई थिंक वो भी उसमें एक और ऐड करता हूँ। हम दोनों को एज़ अ फ्रेंडशिप हमें बिल्ड करनी थी, बिकॉज़ ऑन स्क्रीन फ्रेंडशिप दिखने से पहले आपको ऑफ स्क्रीन भी एक अच्छा फ्रेंड बनना ज़रूरी है। और सर चाहते थे कि हम दोनों मिले और हम दोनों ना सिर्फ एक कलीग और एक को-एक्टर की तरह बिहेव करें, हम दोनों अंदर से एक-दूसरे को जाने, जैसे एक-दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर करो आप, वल्नरेबल हो जाओ। अम, कोई भी पर्सनल बातें शेयर करो, तब जाके आप अच्छे दोस्त बनते हो। अपने दोस्त कैसे होते हैं नॉर्मली? जिसको आपके बारे में सब पता हो, जहाँ पे आपको हर बार पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश नहीं करनी है। आप कुछ भी बोलो, कभी-कभी हम मीन नहीं करते, पर ऐसी बात बोलते हैं कि कोई बड़ा स्टेटमेंट कर देते हैं। बट अपने फ्रेंड को पता है कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, मस्ती कर रहा है। आई नो हम कभी किसी को गाली दे दें, मैं तो गाली नहीं देता नॉर्मली अपने लाइफ में, बट ऐसे फ्रेंड्स करते हैं, एक-दूसरे को गाली दे देते हैं, एक-दूसरे को चाटा मार देते हैं मस्ती में भी। बट हमको पता है कि कब वो क्या मीन कर रहा है, तो हमें वैसा फ्रेंड बनना था। तो मैं उसके घर गया था, हमने बातें-वातें की, कॉफ़ी बनाई उसने और हमने एक-दूसरे को सीक्रेट शेयर किए और एक इन शॉर्ट एक स्पेस बनाई जहाँ पे हम जैसे चाहे वैसे रह सके, वैसी कोशिश थी हमारी। और डेफ़िनेटली वो एक दिन में नहीं बिल्ड हुई। हम अभी डेढ़ 2 साल होने आए हैं, हम ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएँगे। हम अ, हर अल्टरनेट विदिन 10-15 डेज़ तो हमारा मिलना हो ही जाता है और कभी-कभी हम 12-12, 15-15 दिन एक साथ रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, कितने एक्सपीरियंस किए हमने साथ में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब हमारी फ्रेंडशिप ऐसे ही गहरी हो गई है। एंड जानवी से आप पहली बार कब मिले थे? वो और भी आपका सेम फर्स्ट प्रोसेस इंप्रेशन था। क्या था? जानवी एक्चुअली पता है हमें फर्स्ट टाइम जानवी को कब मिला था? मिला नहीं था, मतलब एक छोटी-सी मुलाकात थी, वो मीटिंग भी नहीं कह सकते, उसको तो याद भी नहीं था। एक लायंस गोल्ड अवार्ड एक शो है, अवार्ड फंक्शन है, तो वहाँ पे मुझे अ, अवार्ड प्रेज़ेंट करने के लिए बुलाया था और जानवी को अवार्ड देना था, तो मेरे हाथों अवार्ड दिया गया था। तो मैं तब मेरे पास एक सिर्फ़ फ़ोटो थी, वो अवार्ड देते तो फ़ोटो एनीवे वो लोग खींचते हैं, मैंने वो फ़ोटो खींची थी। और फिर मैं जानवी को मिला डायरेक्ट धर्मा ऑफ़िस में, जब हमारी रीडिंग वग़ैरह चल रहे थे और सर ने कहा कि सरप्राइज़ है तुम दोनों के लिए। तो हमने सोचा क्या होगा? और थोड़ी देर में जानवी आई, तो वो सरप्राइज़ है कि आज हम सब साथ में मिलने वाले हैं और जानवी से मिला रहा हूँ। तो तो हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम मिले थे आई थिंक। और फिर अच्छे से ज़्यादा गहरी दोस्ती तब होने लगी जब मैं जानवी के घर गया था, साथ में डिनर किया और बातें-वातें की, देन हम अच्छे दोस्त बन गए फिर। सेम प्रोसेस, ट्रॉमा बॉन्डिंग, अपनी सीक्रेट शेयर करो, वल्नरेबल हो जाओ, तो वैसे। नाइस। एंड यू नो आई वाज़ लुकिंग एट योर फ़िल्मोग्राफी ऑन विकिपीडिया एंड मुझे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आपने कभी भी पॉज़ नहीं लिया। मतलब यू हुँ, स्टार्टेड फ्रॉम 2013 एंड हुँ, फिर वो छोटे रोल हो, बड़े रोल हो, सिनेमा या हुँ, टेलीविज़न, आपने कभी पॉज़ नहीं लिया। हुँ, आप काम करते रहे हुँ, हमेशा। तो हुँ। व्हाई डू यू थिंक दैट वाज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? सर्वाइवल। और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि काम नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रिविलेज चाहिए जहाँ पे आप अपनी चॉइस का काम कर सको। चॉइस का काम करने के लिए बैंक में आपके पास अच्छे पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं या कभी-कभार पैसे होने के बाद भी आपके पास ये प्रिविलेज नहीं होता कि आपको इंडस्ट्री में पक्का काम मिल जाएगा। तो आपको जैसे ही मौका मिलता है, आप कर लेते हो। तो मेरे लिए वही था, मैं पॉज़ नहीं लिया। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब हम बहुत गैप के बाद आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका कमबैक ही नहीं होता। अब बहुत ऐसे एक्टर्स वो आते भी हैं, पर आपकी रिदम टूट जाती है एक बार। आप जब चले जाते हो, आपकी रिदम टूट जाती है। जैसे मैं भी अगर एक गैप के बाद वापस शूटिंग करना शुरू करूँ, तो मुझे भी पता है कि वो मुझे वापस अपने आप को एक्टर मोड में वापस लेके आना कि अब मैं परफ़ॉर्म करूँगा,
वो थोड़ी दिक्कतें आती है किरदार में घुसने में, ये वो। बट अब एवरीडे जब आप शूट करते हो, तो आप एक ज़ोन में होते हो, आप हो वाइब में हो, आप रिदम में हो। तो मैं लगता है मुझे कि ब्रेक, ऐसा लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। आप छुट्टी ले सकते हो, वो अलग बात है। बट ऐसा ब्रेक लेना कि अब मैं 5-6 साल रुकूँगा, फिर यू नेवर नो आने के बाद वापस आप एक्सेप्ट होने वाले हो या नहीं, और उतना रिस्क लेना फिलहाल तो मुझे सही नहीं लगता। हुँ, And you talked about survival. What's your equation with money now? How do you पैसा कितना मायने रखता है आपके लिए? सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए। अम, अ, मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, और मुझे लगता है ये स्कूलिंग मुझे मेरे गुरुजी से ही मिली। पैसे के लिए काम करना वो बहुत उसको तवज्जो नहीं देते, वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं बताते इस चीज़ को। पैसे ज़रूरी है, मैं तो मानता हूँ, मैं मेन अर्निंग मेंबर हूँ मेरी फैमिली का। बट मेरा कभी भी माइंड सिर्फ़ इसलिए नहीं चलता कि मैं ये काम इसीलिए करूँ कि मुझे पैसे मिल जाएँगे। वो सिर्फ़ इसलिए करना पड़ता है कभी-कभी, वो अलग बात है, वो मुझे ना छूट के कभी करना पड़े, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मुझे गिवन एन अपॉर्च्युनिटी, मैं चाहूँगा कि मैं जो मेरी जो मेरा मन करे, जो प्रोजेक्ट से मैं कनेक्ट करूँ और जो मेरी इच्छा है, वो करूँ। हुँ, हुँ। तो पता नहीं, अलग टाइप का थोड़ा गुजराती हूँ तो मनी माइंडेड नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। गुजराती एक अलग है कैटेगरी। आपके बचपन के बारे में बताइए। अम, बचपन मेरा अ, वर यू लाइक अ बदमाश किड? हाँ, वैसे हाँ, अरे मैं स्कूल में बहुत बिगड़ैल बच्चा था। फर्स्ट टू 6th स्टैंडर्ड तक मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं था, बड़ा मस्तीखोर था। बट 6th-7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मैं थोड़ा, 10 नहीं 9th स्टैंडर्ड तक 2-3 साल में थोड़ा बिगड़ैल बच्चा हो गया। ऐसे ही उम, थोड़ी फाइट-वाइट करना, ऐसे सब में भी था मैं। एक समय बहुत हिम्मत थी, एक 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 पता है, बचपन का एक जवानी चढ़ती उसका जोश, फाइट करना, किसी को कुछ भी बोला, अभी मैं बताता हूँ, ये वो करना, गालियाँ-वालियाँ देता था। तो ऐसी सारी चीज़ें करता था मैं। और फिर पता नहीं, इतना इतना सीरियस हो गया मैं जीवन में, और वो एकदम कैसे? फ्लिप हो गया। मेरे गुरुजी को मिल गया, शोएब खान सर को मिला, और पता नहीं जीवन और जीने का अलग नज़रिया पता चला। पहले मुझे ऐसा लगता था, ये 1.5-2 लाख वाली गाड़ी ये तो क्या घटिया गाड़ी है। फिर मुझे बदलाव ऐसे आया कि अब मुझे पता चला कि खुद से साइकिल खरीदना भी बड़ी बात होती है। तो ऐसे में बदल गया, और वो बदलाव शोएब खान सर की वज़ह से आया है। एंड जब आप एक मिडल क्लास फैमिली से आते हो तो एक एजुकेशन लेना, फिर डिग्री लेना, बाद में जॉब लेना, घर लेना, ये एक प्रॉपर एक स्कीम ऑफ थिंग्स होती हुँ, है, राइट? पर आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टर बनना था वो हुँ। टाइम पे। तो ऑफ कोर्स एक्टिंग ऐसा एक जॉब है कि जहाँ पे पता नहीं नेक्स्ट काम कब मिलेगा, नेक्स्ट पेचेक अनएम्प्लॉयड कब मिलेगा। प्रोफ़ेशन, हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो वो एक बहुत बड़ा गैम्बल रहा होगा आपके लिए। अम, इसमें बहुत बड़ा हाथ उन लोगों का है, अम, जिन लोगों ने शुरुआत में, जब मैंने एक्टिंग करना शुरू किया था, तब मेरे नाटक और नुक्कड़ नाटक, और मैं जो भी थिएटर शोज़ करता था, बहुत नहीं किया, जितना भी किया, उस समय पे जो मेरी तारीफ़ करते थे और मेरे लिए जो क्लैप करते थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर शुरू में आप कितना भी अच्छा काम करते हो, बट अगर वैलिडेशन नहीं मिला कि वाओ यू डिड रियली वेल, अरे आप बहुत अच्छे एक्टर बनोगे, आप बहुत आगे जाओगे, जो ऐसा बोलने वाला कोई आपको शुरुआत में मिले, तो आपको हिम्मत आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि ये करेक्ट राह पे मैं चल रहा हूँ। तो मुझे शुरू में, मैंने जैसे ही क्लास खत्म की और मैं थिएटर वगैरह करने लगा, तो मुझे पता चला कि लोग तारीफ कर रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है। तो मैं हॉबी में मैंने शुरुआत की थी, और धीरे-धीरे उसके पैसे मिलने लगे। पता नहीं था, और उसी के साथ एक खोई हुई इज़्ज़त फैमिली की धीरे-धीरे वापस आने लगी। तो इतनी सारी चीज़ें होने लगी, तो पता नहीं चला क्या हो रहा है, बट लाइफ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें देने लगी। उतार-चढ़ाव तो डेफ़िनेटली आए, बट लाइफ़ ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दी, और सिर्फ़ एक्टिंग के बदौलत। तो मैंने कभी भी डिसाइड नहीं किया कि अब तो यही करना है। हाँ, ऐसा समय आया जहाँ पे ऐसा भी लगा कि छोड़ दूँ क्या? गिव अप हो रहा है, अब नहीं हो रहा है काम, नहीं मिल रही है मुझे जो चीज़ें चाहिए, सेल्फ डाउट हो रहा है, हर एक चीज़ हो रही है। बट हमारे एक्टिंग क्लास में एक चीज़ सिखाते थे, और पहले क्लास में ही हमें वो पोएम एक दी थी। वो पोएम दी थी, और उन्होंने कहा था एवरीडे क्लास जैसे ही शुरू हो,
आपको ये पोएम को आपको एक बार पढ़ना ही है, रिसाइट करना है। वो पोएम थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो उतना सा गुरु मंत्र है। बस मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैंने क्या किया है पता नहीं। मैंने सिर्फ कोशिश की है और कोशिश की वजह से इतनी गाड़ी निकल पड़ी है मेरी। आगे भी जैसे ही मैं फँसता हूँ, मेरा भाई भी ये कहता है कि जैसे प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बैक टू बेसिक। क्या? अरे अब मैं क्या करूँ? अब ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले दिन सर ने क्या बताया था? वापस गया पहले दिन क्लास में, सोचा, हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों के हाथ निकलते। अभी क्या करना है? ट्राई, सिंपल, सिर्फ ट्राई तो करना है और तो कुछ नहीं करना है आपको। आप ट्राई ही करते रहते हो और आपको जहाँ जर्नी आपकी लेके जानी होती है, वो आपको लेके चली जाती है। तो मेरा ये मानना है। तो हाँ। तो जब भी आपके लाइफ में सेल्फ डाउट होता है या आपके करियर में जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, ऐसे कौन लोग हैं जिनसे आप कोई डिसीजन इंस्पिरेशन, या हाँ, मतलब डिसीजन, मेरी फैमिली, आई थिंक मेरी फैमिली मुझे फैमिली कौन कौन? हमेशा, फैमिली में मम्मी है। मतलब मेरे पापा तो गुजर गए बहुत साल पहले। मेरी मॉम है, तो मैं मॉम तो सबसे पहले ही पूछता हूँ, वो बोलती है, फिर मैं सोचता हूँ कि बात तो सही है। हमेशा सही निकलती है। और उनकी बात जो भी निकलती है वो एक्चुअली बहुत प्योर इंटेंशन से निकलती है। उनकी इंटेंशन कभी गंदी नहीं हो सकती। इसलिए हमको पता है कि वो पता नहीं कभी कभी दिमागी तौर पे हम जैसी बात ना कर पाए या हम जैसे टेक्निकल ना साउंड कर पाए, बट लास्ट में मुझे रियलाइज होता है ये तो वही बात थी जो मम्मी ने बताई थी, मैं पहले क्यों नहीं मान रहा था। तो मम्मी जो मुझे बताती है वो मैं करता हूँ। मेरी बहन, टच वुड, मेरी फैमिली मेंबर्स, हम सब बहुत ही एकदम सॉरी यूनाइटेड रहते हैं, जब ज़्यादा इसको ये भी नहीं करना है। और मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी कज़िन, भूमिका उसका नाम है। तो हम ऐसे 4-5 लोग एकदम कोर मेंबर्स हैं फैमिली के, जो कभी भी कोई भी लो हो जाए, छोड़ते नहीं है जब तक वो वापस गेट बैक टू नॉर्मल ना हो जाए। छोड़ते नहीं है, मेहनत करते रहते हैं हम लोग। घर पे आपको क्या बुलाते हैं? कोई निकनेम है? घर पे, घर पे तो विशाली ओके। बोलते हैं, बट ऐसे मेरे कुछ नाम है, अगर आपको फनी चाहिए तो। तो दोस्त भी आपको विशाली? हाँ, दोस्त भी विशाली बोलते हैं। और क्या, और ये बोलते थे, मेरी बहन ने मेरा नाम एक बार एक समय पे लाइफ में कंफ्यूज रखा था। अब मैं छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होता था। कभी चाय पीऊँ, चाय पिएगा कॉफी, अब ऊला, चाय पीऊंगा या कॉफी, कॉफी पीऊंगा तो ऐसा होगा, चाय पीऊंगा तो ऐसा, दोनों थोड़ा थोड़ा। तो ये भाजी के साथ रोटी खाएगा या भाजी के साथ राइस खाएगा? हम्म, मुझे ऐसा लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे दोनों चाहिए, दोनों थोड़ा थोड़ा। मुझे ऐसा मजा आता है कि मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, ये भी टेस्ट करना है, ये भी टेस्ट करना है। अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि एक चीज कोई बात नहीं, कुछ गया तो गया, इट्स ओके, अभी जो है वो राइट है, वो सही है। और तो कंफ्यूज था मेरा नाम पहले। आपका नेटिव प्लेस है दीव। जी, तो आपका जाना होता है वहाँ पे अभी? मैं बहुत समय से तो गया नहीं हूँ, बट बचपन में मैं हर समर वेकेशन में दीव जाता था। अभी तो थोड़ा कम जाता हूँ, मुझे बहुत इच्छा है। अब मेरी भी इच्छा होती है कभी-कभी कि यार मैं जाऊँ और थोड़े दिन की समर वेकेशन, कैसे स्कूल में जाते थे हम, वैसे अपने कज़िन्स के साथ थोड़ा चिल करूँ, वहाँ पे जाऊँ, बैठूँ। बट अभी बहुत समय से तो मौका मिला नहीं है इतना टाइम निकालने का। तो जब भी आप वहाँ पे जाते हो तो मतलब डू दे लुक एट यू एज़ लाइक अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ गया हाँ, या हाँ, दे बस उनके लुक लिए एट, बस विशाल? नहीं, 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 दे लुक एट मी अच्छा, एज़ अच्छा। अ, बॉलीवुड, ऐसे पता नहीं सेलेब बोलूँ, क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। बट वो कोई एक्टर है, मतलब इनको हम जानते हैं, वैसे वो लोग देखते हैं। और एक्चुअली दीव छोटा-सा है और मेरी मम्मी वहीं से है। तो इतनी छोटी-सी जगह, और मैं जैसे ही जाऊँ, 1 या 2 जन ने भी फ़ोटो डाल दी तो पूरे गाँव में फैल जाता है। अम, हाँ, तो मैं जाता हूँ, मज़ा आता है मुझे। ऐसे कहीं भी जाओ, आधे रास्ते में मतलब 4 घर पास हुए तो वहाँ पे कोई पहचान का मिल गया। फिर 4 घर आगे गए, फिर कोई पहचान का मिल गया। तो ऐसे ही मस्ती करते-करते समय निकल जाता है वहाँ पे। So you're born and brought up in Mumbai. यस। Okay. So do you like being famous? What's your equation with fame? ओह! देखो, फेमस होना तो पसंद है मुझे, एन्जॉय करता हूँ मैं, हर चीज़ें। बाहर गया और 5 लोगों ने पहचाना, मुझे मज़ा आता है।
ये भी हो सकता है कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे जाना है। बट एट द सेम टाइम ये डर है कि कभी जीवन में गॉड फॉरबिड ऐसा समय आए कि मैं बाहर निकला और लोग मुझे अब पहचान नहीं रहे, तो मेरे को खटकेगा वो। अभी तो ऐसा लग रहा है कि खटकेगा और मुझे तकलीफ तो होगी। अम, और प्राइवेसी कम हो जाती है आपकी। आप हर चीज़ जो पब्लिक में एकदम खुले एकदम तरीके से कहीं भी रुक के कुछ भी खाना हो वैसा करना था, एकदम भी उतना भी ईज़िली पॉसिबल नहीं है। नॉट दैट कि मैं अब सलमान खान भी नहीं बन गया हूँ कि कि मुझे मैं बाहर निकलूँ और सब पहचानने लगते हैं। बट बिकॉज़ ऑफ होमबाउंड और बाकी सारी चीज़ें और इंस्टाग्राम और इन सब की वजह से लोग जानने लगे और थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। बट फेमस होना मैं एन्जॉय करता हूँ। थोड़ा प्रेशर, थोड़ा प्राइवेसी का सैक्रिफाइस ये सब के बाद भी एन्जॉय तो करता हूँ। And being a Bollywood hero also means you attract a lot of female attention, right? हुँ, So how do you deal with that part? एक इंस्टाग्राम पे डीएम आ जाते हैं and all those things. डील क्या करना है उसको भी तो एन्जॉय करना है। So you स like that kind of attention हाँ, also. मुझे तो मज़ा आता है। And yeah, so you never really studied acting, right? I mean, not like officially. आपके गुरु थे आपने कहा था. हाँ, मतलब उन एक्टिंग क्लास लिया था मैंने। तो जब आपने वो ट्रांजिशन लिया फ्रॉम टीवी टू सिनेमा, आपके लिए वो क्यों ज़रूरी लगा कि अभी बहुत हो गया टीवी, नाउ आई वांट टू डू मूवीज, ओके। एंड हाउ डिफिकल्ट वाज दैट ट्रांजिशन? नहीं, ये मेरा कभी भी डिसीज़न नहीं था। मैं अभी भी मुझे टीवी में काम मिलते रहता और मैं करते जाता। मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने कभी टीवी को छोड़ा ही नहीं। मैंने कभी टीवी को छोड़ा नहीं कि और मैंने कभी फ़िल्म को पकड़ा नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। मैं ऑडिशन दे रहा था, उन्हें मेरा काम पसंद आ गया और मुझे एक फ़िल्म मिल गई। मतलब इतना आसानी से कह रहा हूँ, उसका बहुत लंबा प्रोसेस था बट स्विच नहीं था मेरे लिए, वो हो गया। वो भगवान ने सामने लाके रख दिया और मैंने कर लिया। मैंने डिसीज़न नहीं लिया था और उसके लिए वही था, वो प्रिविलेज होना चाहिए कि अभी आप रुक सकते हो और अब मैं सिर्फ़ फ़िल्म करूँगा। वो मेरे पास था नहीं, बट भगवान ने मेरे लिए ये लिखा था तो हो गया। तो ये चीज़ ऑटोमैटिकली हुई है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि जो फ़िल्म एक्टिंग होती है, वो अलग होती है, जो टीवी एक्टिंग होती है, वो अलग होती है, फ़िल्म एक्टर अलग होती है, उनकी परफ़ॉर्मेंस अलग होती है और मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती और शायद मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने इतने साल टीवी 10 साल मैंने टेलीविज़न शोज़ किए। तो 10 साल टीवी करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं एक तरीके का एक्टर बन जाऊँगा। एक तरीके एक एक होता है जब टीवी में आप काम करते हो बहुत क्लोज़अप लगते हो, आप स्टिफ़ हो जाते हो। आपने एक तरीके का बहुत सिनेमा किया है टेलीविज़न शोज़ किए जैसे मैंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल शोज़ बहुत किए। वहाँ पे आप एकदम ऐसे रैंडम नहीं रह सकते, यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे और आप आपका एक वो ये होता है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो अब्बा जान ये सब ये थोड़ी चीज़ें उसकी एक एक तरीका होता है। तो और मैं थोड़ा ऐसा हो गया था और खुद को एज़ एन एक्टर मोल्ड करना और तोड़ना, कुछ चीज़ें अनलर्न करना वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। बट वो अपॉर्च्युनिटी दी गई और मैंने सरेंडर किया। मैं सरेंडर करता हूँ मैं, आप जो मुझसे करवाना चाहो कराओ। आप बोलो दिन है तो दिन है, आप बोलो रात है तो रात है। पागल हो गया था, ऐसा लगता था मुझे नहीं आ रहा है, पर जिसको आ रहा है उससे मैं सीख लूँगा। वो मुझे सिखा दे, मैं रेडी हूँ, आप जो करना है करो, मुझे आप बताओ मैं वो करते रहूँगा। तो सब पागलपन और जुनून के साथ करता था। एंड आई हैव नोटिस दिस थिंग अबाउट योर क्राफ्ट कि आपके आंखें दे आर वेरी लाइक क्रूशियल टू प्ले अ कैरेक्टर, राइट? आई हुँ। मीन चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर हो मर्दानी 2 या फिर वो इमोशनली डिमांडिंग कैरेक्टर हो सलाम वेंकी में। तो किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने या डायरेक्टर ने आपको कहा कि यू नो आपके आँखें आँखों की वज़ह से हमने आपको कास्ट किया? मुझे लोग बोलते हैं और सुन के मुझे बड़ा बुरा लगता है। ऐसा क्यों? लोग बोलते हैं कि अरे विशाल तुझे तो तेरी आँखों की वज़ह से काम मिलता है। तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हें काम करना नहीं आता? तुम काम ठीक करते हो, तुम्हारा बाकी तो कुछ है नहीं और क्योंकि तुम्हारी आँखें ग्रीन है इसलिए तुम्हें काम मिलता है। वाह भाई! ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप मुझे सामने मिलके। बट और एक और चीज़ है पता है मेरी आँखों के साथ में बचपन में मेरी मॉम को बोलता था, "यार मम्मी यार मेरी आँखें ऐसी क्यों हैं? सबकी आँखें नॉर्मल है, मेरी ऐसी ग्रीन आँखें क्यों?" मेरे को चिढ़ आती थी और अब मुझे पता चला कि भाई काफ़ी पैसे तो इसी से ही कमा रहा हूँ वो यूएसपी मैं। ये है। यूएसपी है। एंड सलाम वेंकी में आपने बहुत
अमेजिंग एक्टर के साथ काम किया, जी। उसमें से एक थी अनीक पड्डा, हुँ, जो कि सैर के बाद शी बिकम लाइक हुँ। अ ह्यूज स्टार। आर यू स्टिल इन टच विद हर? अभी मिलना-जुलना तो होता नहीं है और हम उतने गहरे दोस्त कभी बने नहीं हैं, हम एवरीडे मिल रहे हैं, चिल कर रहे हैं। हमने फ़िल्म की और उस समय पे जो हमारी फ्रेंडशिप हुई और ऑनलाइन और सोशली और व्हाट्सएप पे कभी बात हुई तो वैसी फ्रेंडशिप है हमारी। मुझे तो क्या कहूँ मैं सलाम वेंकी में जब काम किया था उसने कुछ सीन करना था मेरे साथ। अम, मेरा वेंकी का कैरेक्टर था तो वो नंदिनी उसका रोल का नाम था। तो वो आती है मेरे पास, बैठती है, बात करती है और बहुत ही इमोशनल सीन था। तो वो बिना ग्लिस लगाए और बिना पता नहीं कैसे नेचुरली वो इतनी टैलेंटेड है और उसका चेहरा और उसकी मासूमियत और उसका वो उस मोमेंट पे हमेशा आके आँसू निकालती थी और इतना सुंदर परफ़ॉर्म करती थी वो और मुझे क तभी ऐसा लगता था ये मस्त एक्टर है ये। और बाद में जब हम इंटरव्यूज़ वग़ैरह करते थे तो समझ में आया कि ये बहुत समझदार है। इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और ये कभी भी अगर ये आगे जाके बम की तरह फट गई कि वाह! ये सब लोगों को ये पसंद आ रही है, तो मैं कभी सरप्राइज़ नहीं होऊँगा और उसका काम देख के मैं सरप्राइज़ नहीं होने वाला बिकॉज़ मुझे पता है ये अच्छा करेगी। बट फिर भी सैयारा में उसका काम देख के मैं सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि मुझे उसका काम बहुत पसंद आया और और क्योंकि मैं उसका फ्रेंड भी था तो मैं थोड़ा हल्का-सा बायस हो के भी शायद हम देखते तो हमको और अच्छा लगता है ये हमारे फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं। एंड जब आपका शो आया था महाराणा प्रताप एंड यू बिकेम लाइक अ बिग स्टार, उसके बाद आपने कहा था कि इसके बाद मेरे करियर में जो भी आएगा वो बोनस रहेगा। हुँ, एंड होमबाउंड के दौरान आपने कहा था कि इसके बाद मैं अभी रिटायरमेंट भी ले लूँ तो मुझे कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कुछ तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में जितना सक्सेस मिलता है उतना ज़्यादा चाहिए हुँ, होता है, हुँ, स्पेशली बिकॉज़ इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द हुँ। इंडस्ट्री। सो ये संतुष्ट रहने में क्या एग्ज़ैक्टली? ओ, बहुत अच्छा सवाल है, तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो थोड़ा ट्रिक भी है ये। जैसे मैंने शुरुआत में सोचा था कि एक मैंने सपना देखा है कि मुझे 10 में से 6 लोग, 7 लोग पहचाने उतना फ़ेमस होना है, ओके। और मेरे लिए वो ड्रीम इम्पॉसिबल था कि ये तो कैसे ही होगा लाइफ़ में, तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने उसके पीछे मेहनत की। मैं पागलों की तरह सब करता था, बिना जाने कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं करता था। और मैं लकीली उस पर्सन में आ गया जो सक्सेसफुल हो गया। तो मेरे लिए वो सक्सेस पॉइंट रीच हो गया था। अब मैंने सोचा व्हाट इफ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर मुझे ये नहीं मिलता, तो मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रेस्टलेस रहता? क्या ये बहुत ज़रूरी है कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज़ टू बी सक्सेसफुल? हाँ, ये हैव टू बी सक्सेसफुल कि उनको जीवन में सक्सेसफुल होना ही ज़रूरी है। क्या नॉर्मल लाइफ़ नहीं हो सकती? क्या क्या जॉब करने वाले खुश नहीं रह सकते? क्या उन्होंने अगर सक्सेसफुल मतलब ऐसा बड़ा नाम करके या करोड़ों-अरबों रुपए नहीं कमाए, तो उनका जीवन जीवन नहीं है? मुझे लगता था इट्स टोटली फाइन। और अब अगर मैं आज से कुछ भी बड़ा सपना देखूँ, तो मुझे पता है मेरा दिमाग कैसे चलता है क्योंकि शुरुआत के दिनों में जब मैं पागल था उन सारी चीज़ों के लिए और शैलो ड्रीम लेके चलता था, तो मुझे पता है कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ फिर। मैं इन दिनों भी काम में फिर पागल हो जाता हूँ। तो तब तो मैं और जुनूनी था और एज भी जितनी छोटी और वैसे एज में आप और पागल होते हो। तो तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना ग्रोथ रोक देता हूँ। मुझे ग्रो होना है एज़ अ पर्सन और एज़ एन एक्टर मुझे नई चीज़ें सीखनी है, मुझे हर तरीके का सिनेमा करना है। बट इट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ के मुझे यहाँ पहुँचना है इसलिए। मैं ग्रो हो रहा हूँ, ज़िंदगी जहाँ लेके चल रही है मैं चल रहा हूँ। पर अगर वो नहीं मिला तो मैं क्या जीवन भर तड़पता रहूँ और वो इतने रेस्टलेस पोज़ीशन में मुझे नहीं जाना वापस। और मैं अभी इतना कंटेंट फ़ील होता हूँ क्योंकि सक्सेस का पैरामीटर आपके लिए कुछ भी हो सकता है। अभी मैं आज वेटर हूँ, तो आप बोलोगे कि यार वेटर है क्या सक्सेसफुल है? आपको क्या पता वो पहले क्या कहाँ से गाँव से आया है और मुंबई में 5 स्टार होटल में वेटर का काम करना उसके लिए सक्सेस पॉइंट है। और आज आप मुझे सक्सेसफुल बोलते हो, क्या पता कोई बहुत बड़े सुपरस्टार मुझे आके कल ऐसे बोले कि तू भी एक दिन ग्रो करेगा। तो मेरा श्योर है, मैं जब टीवी में फेमस हुआ मेरा सक्सेस पॉइंट वो था आई एम ओके। उसके ऊपर जो मिल रहा है बोनस। और आज जब लोग मुझे पूछते हैं, बात करते हैं और इन दिनों काम अच्छा जैसा मैं चाहता था वैसा आ रहा है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हैपीली छोड़ सकता हूँ।
मतलब ऐसा लगता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ इतनी अभी तो अच्छी हमें और देखना अपॉर्चुनिटी है। छोड़ दूं, बट मैं छोड़ भी दूं तो मुझे ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी, मुझे थ्रिल आता है कि अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये तो बहुत कंफर्ट हो गया, पूरा छोड़ देता हूँ, एक नई दुनिया चालू करता हूँ, कुछ भी हो सकती है वो, कहीं आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाऊं और कैफे में काम करूं, या कहीं बस गुजराती फोक में एक सिंगिंग की दुनिया चालू करूं, जहां पे मैं रोज सीखूंगा और वापस ऐसे शुरू करूंगा जैसे एक्टिंग में शुरू किया था। वो जर्नी क्या मजेदार है, मैं क्या बताऊं आपको। Speaking of Gujarati folk singing, I know that you sing really well. एक हो आई जाए सिंग, आई डोंट नो इफ आई सिंग वेल और तो नो। एक हो जाए प्लीज। ओके, एक चाय के ऊपर गाना है, ठीक है, चाय के ऊपर गाना है। तो शाम को हम जब चाय पीने बैठते हैं, मैं मम्मी हम सब, वहां पे मैं गाना लगाता हूँ, हम चा विना मने चैन पड़े नहीं जी, चा विना मने चैन पड़े नहीं, मन मारू मुंझाई रे, चा विना मने चैन पड़े नहीं, मुट्ठी भर बाजरो ने भर्यो पाणी आरो देजे, आंगणीए पारणा झुलावजे मां, आंगणीए पारणा झुलावजे, दीवानी दिवेट ने घी थी पलाड़जे ने, नेहड़ा रुड़ा दीपावजे मां, नेहड़ा रुड़ा दीपावजे, तारा चरणों ની ચढ़ती રાખજે માં, તારા છોરુડાની ચढ़ती રાખજે માં, રાખજે ને આયલ ગણજે ને મીઠો હુંકારો, હો માં મોગલ તારો આશરો, માં હો માં હો માં, માં મોગલ તારો આશરો, હો માં હો માં હો માં. Yeah. Beautiful, beautiful. Well, Thank on that you. note, thank you so much, Vishal, Thank for your you. time, Thank and you. it Thank was you so wonderful much. chatting with you. And I hope you don't feel content with your work, and you keep on doing more and more amazing works after I this. really hope that too. Looking forward to working with Thank you you, next. sir. Thank Thank you. you. मजा आ गया. Thank you.